जब हम अनुवाद के माध्यम से संस्कृतियों को जोड़ने की बात करते हैं और दुनिया के तमाम अनुवादकों, दुभाषियों और अनुवाद चिंतकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है, खासतौर पे हमारे लिए, कि हमने बड़े श्रम से एक पत्रिका के विशेषांक का, अपनी माटी पत्रिका के अनुवाद विशेषांक को आपके सामने लोकार्पित करना है। बड़ी मेहनत से वो अंक तैयार हुआ है और निश्चित तौर पर उसमें बहुत सार्थक सामग्री शामिल की गई है। मैं उन तमाम लेखकों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उसमें लेख के योगदान दिया। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे वक्ताओं का, जो अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखेंगे, इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, अनुवाद सिर्फ दो भाषाओं को जोड़ने का काम नहीं करता और ये दिन सिर्फ अनुवादकों का दिन नहीं है। ये दिन उन सभी के लिए है जो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया के लोग एक जैसे हैं और पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। अनुवाद के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि हम अपनी कहानियों को, अपनी स्मृतियों को, अपनी ज्ञान परंपराओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं और दूसरों की स्मृतियों, उनकी ज्ञान परंपराओं और उनके अनुभवों से परिचित होते हैं। अनुवाद कुछ उस तरह का काम करता है जैसे हम आजकल समावेशी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यानी कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, चाहे उसकी संख्या कम है, चाहे वो बहुत दूर रहता है, कोई छूटना नहीं चाहिए। उस अंतिम व्यक्ति की बात हम कैसे जान पाएं? उसकी भाषा अलग है, उसकी रहवास अलग है, कैसे उस तक पहुंचे, कैसे उसके बारे में जाने, ये अनुवाद ही संभव करता है कि हम छोटी से छोटी माने जाने वाली संस्कृतियों, दूर से दूर रहने वाली संस्कृतियों, उन सब तक पहुंच पाते हैं और कह सकते हैं कि ये अनुवाद हमारी ज्ञान परंपरा का समावेशीकरण करता है। जिस समावेशी लोकतंत्र की हम राजनीति में बात कर रहे हैं, वो ज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद के माध्यम से संभव होता है। ये इससे भी आगे बढ़कर अक्सर होता है कि हम बहुत सारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं दूसरों के बारे में। जब तक हम उस समुदाय के संपर्क में नहीं आते, हम उनके बारे में कुछ धारणाएं रखते हैं कि ये इस तरह का समुदाय है, इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह की भाषा है, और हम अपने एक जीवन में सभी समुदायों के संपर्क में आ नहीं सकते, वास्तविक भौतिक संपर्क में आ नहीं सकते। अनुवाद हमें उन समुदायों तक पहुंचाता है और उन पूर्वाग्रहों को तोड़ने का काम करता है। जिन संस्कृतियों को, जिन समूहों को हमने मान लिया है कि वो हिंसक हैं या कट्टर हैं या कुछ और मान लिया है, उन तमाम पूर्वाग्रहों को तोड़कर और एक बेहतर दुनिया का रास्ता दिखाता है। बेहतर दुनिया कैसे बनती है? हम बहुत सारे विचारों को एक दूसरे से सीखते हैं आपसी संवाद के माध्यम से। कुछ मेरे अंदर अच्छा है, कुछ आपके अंदर अच्छा है, कुछ तीसरे आदमी के अंदर अच्छा है। ये प्रक्रिया पूरी दुनिया के लोगों के बीच में घटित होती है।
और इस प्रक्रिया को संभव बनाता है अनुवाद। तो अनुवाद जैसी महत्वपूर्ण चीज पर बहुत ही कम बात होती है, लेकिन आप सब लोग जुटे और निश्चित तौर पे हमारे वक्ताओं के माध्यम से हम बहुत सारे आयामों के बारे में बात करने वाले हैं। हमने तो विशेषांक का शीर्षक ही रखा है संस्कृतियां जोड़ते शब्द। ये संस्कृतियों को, ज्ञान परंपराओं को, स्मृतियों को जोड़ने का एक मंच है, जिसमें न केवल सुदूर पूर्वोत्तर से बल्कि देश के बाहर इटली से भी हमारे पास में वक्ता हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे साथ रविकांत जी हैं जो CSDS से हैं। हमारे साथ में ज्योति जी हैं, ज्योति चावला जी जो इग्नू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे साथ में अलेसांद्रा जी हैं, अलेसांद्रा कॉन्सलारो, ये तुरीन विश्वविद्यालय इटली में हिंदी की प्रोफेसर हैं। हमारे साथ जयप्रकाश करदम जी हैं जिनसे आप सब परिचित हैं, उनकी कहानियाँ, कविताएं या आलोचना कुछ न कुछ आपने जरूर पढ़ा होगा। हमारे साथ में रूमी लश्कर बोरो जी हैं, वो हमारे लिए थोड़ी नई हैं, लेकिन जो असमिया साहित्य में रुचि रखते हैं, जो अनुवाद में रुचि रखते हैं, उनके लिए नई नहीं है। वो असमिया की बड़ी कथाकार हैं और अनुवादक हैं, समीक्षक हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है। और हमारे साथ में इस सभागार में प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, प्रोफेसर रामचंद्र जी, प्रोफेसर अजमेर काजल जी, डॉक्टर मुकेश मेलोठा जी और अपनी माटी पत्रिका के संपादक मानिक जी भी हमारे साथ हैं। और आप सब जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हुए हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और अतिथियों के व्यवस्थित स्वागत के लिए, स्वागत वक्तव्य देने के लिए मैं प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर देवशंकर नवीन जो स्वयं बहुत बड़े अनुवाद चिंतक हैं, हिंदी और मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनकी 50 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य तो अनुवाद के विद्यार्थियों के बीच में, चाहे वो JNU हो चाहे बाहर हो, तमाम विद्यार्थियों के बीच में अच्छी खासी लोकप्रिय है। प्रोफेसर देवशंकर नवीन सर। धन्यवाद गंगा जी। इधर कुछ कुर्सियां खाली हैं, आ जाए। जगह छोटी पड़ गई है। नहीं, आगे कुर्सियां हैं, आगे आगे कुछ कुर्सियां हैं, आगे ही अनुराग आगे खाली है। यदि बीच में जाने की योजना आपकी नहीं है इधर आ जाइए। इस सभा में तो मैं आदरणीय करने लायक मेरे लिए एक ही व्यक्ति हैं और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे उम्र में कोई बढ़े। तो आदरणीय जयप्रकाश करदम जी जो मुझे बड़े भाई की तरह प्यार देते हैं और कभी भी इत उत नहीं करते। जब कभी याद करता कि आपको आना है तो बिना किसी संशय के कहते ना आ जाएंगे। अलेसांद्रा जी, डॉक्टर ज्योति चावला जी, ज्योति जी यह वही ज्योति हैं जिनके प्रकाश से, जिनके सहयोग से मैंने कभी अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू की शुरुआत की थी। और इनके अभूतपूर्व सहयोग से वहाँ का MA, MPhil, PhD या PhD ही है। इसका सिलेबस बना बाद के दिनों में इन्होंने जो बहुत पहले से PGDT का कार्यक्रम में चल रहा था हिंदी विभाग में, वह अपने स्कूल में लाया। तब तक मैं वहाँ से निकल चुका था
और यहाँ हूँ। यहाँ जब से आया हूँ तब से गंगा जी के सहयोग से ये सोच रहा हूँ कि अनुवाद का अलग ऐसा जगह, क्योंकि अनुवाद ये केवल अनुवाद पढ़ने वाले विद्यार्थियों और अनुवादकों के लिए नहीं है। पहले संबोधन कर लूँ कि ये रूमी लश्कर बड़ा जी, बहुत मेरे प्यारे रविकांत जी, मेरे JNU के जीवन में सबसे पुराने मित्र प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, और सबसे पुराने अनुज प्रोफेसर रामचंद्र जी, थोड़ी देर से पर बहुत ही प्यारे सहकर्मी प्रोफेसर अजमेर सिंह काजल जी, और सभागार में उपस्थित JNU के बहुत सारे पुराने चावल दिख रहे हैं। तो जो न मेरे समकालीन हैं इसलिए अनुजवत मित्र हैं, और सभी शिक्षार्थियों, छात्राओं एवं छात्राओं, अनुवाद के संबंध में जिस तरह की चर्चा गंगा जी ने की कि अनुवाद अंतिम, जहाँ गांधी जी ने कहा था कि देश के अंतिम व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए, अनुवाद उस अंतिम व्यक्ति की भावनाएं, उसकी संस्कृति को ढूंढने का काम और उसकी गांठें खोलकर पहली पंक्ति के लोगों को उनके बारे में बताने का काम करता है। यह बात हम सबको जान लेना चाहिए। और थोड़े अभी तो नहीं, कुछ वर्षों बाद संभव है कि मैं यह भी घोषणा करूं कि भारतीय साहित्य में जितनी भी आलोचनाएं लिखी जाती है वह भी अनुवाद ही है, क्योंकि उसमें रचनाओं की गांठें खुलती हैं तब वह समझ पाते हैं। मैंने उसे नंगे देख लिया, इसकी मुझे सजा मिलेगी। इस पंक्ति को सामान्य लोग नहीं समझ सकते, आप जैसे शोधार्थी इसलिए समझ पाते हैं कि आपके आचार्यों ने और आलोचकों ने उसका अर्थ खोल दिया है कि आँख का काम देखना है, और किसको आपने देख लिया, और जिसको देख लिया उसको बुरा लगा है कि मेरे नंगेपन को इसने भी देख लिया, इसलिए इसे सजा तो दी ही जानी चाहिए, दी जा रही है, हम सब देख रहे हैं। जिस पत्रिका की चर्चा गंगा जी कर रहे थे, वह पत्रिका केवल अनुवाद पढ़ने वाले शोधार्थियों और शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वह संस्कृतियाँ जोड़ते शब्द, उसकी बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या की गई है, और संस्कृतियों में का अनुवाद और पात्रों का अनुवाद तो मैं क्लास में कई बार कहता हूँ, पर आप में से जिस किसी ने डिप्टी कलेक्टरी पढ़ी है, उसमें जब होने वाले डिप्टी कलेक्टर की पत्नी ने सपना देखा सुबह में और अपनी सास से कहा कि माँ जी सुबह का देखा सपना सच होता है ना, तो बाहर से शकलदीप बाबू ने कहा कौन डेप्टाइन बोल रही है क्या? इस डेप्टाइन शब्द का और इस पंक्ति का जब आप अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन किसी भी भाषा में अनुवाद को कर देंगे, लेकिन शकलदीप बाबू के व्यक्ति का अनुवाद करने में इतनी परेशानी होगी। तो इन परेशानियों को दूर करने और इन परेशानियों से मुक्त होने के मार्ग प्रशस्त करने वाले इस समय हमारे बीच 5 महान लोग, मैं कई बार आदरणीय जयप्रकाश कर्दम जी से कह चुका हूँ, इनके बारे में लोगों को कह चुका हूँ कि जयप्रकाश कर्दम किसी व्यक्ति या किसी विशेषज्ञ का नाम नहीं है, एक ऋषि का नाम है। ऐसे हमारे बीच ऋषिपाल हैं, पर ऋषि के संबंध में आमतौर पर धारणा बनती है लोगों की कि वो ये ब्राह्मण जाति के होंगे। लोग इसी तरह से धारणा बना लेते हैं। कल मैं ट्रेन में जब आ रहा था तो किसी ये बनारस के किसी अनुवाद अधिकारी ने, उनको हाथ लग गई कहीं से अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य, उसमें मैंने एक उदाहरण दिया है जिसमें कहा है कि शकलदीप शाकरद्वीपी ब्राह्मण मिथिलांचल के ब्राह्मणों से थोड़ी सी नाक भौं सिकोड़ते हैं, इसलिए कि मिथिलांचल के ब्राह्मण
मांस मछली खाते हैं और शाकाहारी ब्राह्मण नहीं खाते। तो उनका सवाल मुझसे यह था कि आप कहीं शाकाहारी ब्राह्मण तो नहीं हो। मैंने कहा भाई मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ, मैं मांस मछली खाता हूँ और मुझसे शाकाहारी ब्राह्मण थोड़ी नफरत करते हैं, तो यहाँ जाति को ढूंढने की चेष्टा आप क्यों करते हैं? वो इस तरह की बातें जो होती रहती हैं अनुवाद के संबंध में, इतनी सारी बातें आज आप सुनेंगे और मैं तो इस बात से आश्वस्त हूँ कि यह गुलदस्ता जो गंगा जी के और विकास और ऋषिपाल और सभी अनुवाद के शोधार्थियों और शिक्षार्थियों के सहयोग से जो यह गुलदस्ता तैयार हुआ है, इसकी सुगंधियाँ आपको इतना भर देगी, इतना संपन्न करेगी कि आज के बाद जो अनुवाद के छात्र शोधार्थी नहीं हैं, उन्हें भी लगेगा कि हमें अनुवाद के बारे में जिज्ञासा रखनी चाहिए। और मेरी राय यह है कि दुनिया की जिस भाषा का अनुवाद साहित्य मजबूत है, वही भाषा इस समय विकासशील है। हिंदी इतनी उन्नत भाषा इसलिए है कि दुनिया की हर भाषा की चीज़ें इस भाषा के अनुवादक अपने साहित्य और अपनी विरासत को संपन्न करने के लिए सभी भाषाओं से यहाँ अनुवाद करते हैं और चिंता रखते हैं। आप देखिए बालाजी हैं, इन्होंने ये असमिया के बहुत सारे अनुवादकों से मेरा निजी परिचय है, इनसे हाल ही में परिचय हुआ है, इनके नाम से देखा और मिला तो आज पहली बार हूँ। ये असमिया से हिंदी के नवीनतम पुल हैं। असमिया और हिंदी साहित्य के बीच में एकदम ताज़ा तरीन और मजबूत वैसे पुल नहीं जो बिहार में आए दिन हर सप्ताह 2-4 पुल गिर जाते। ये वैसे पुल हैं जो दो संस्कृतियों के ज्ञान को यहाँ से वहाँ करते हैं। और अनुवादक जब कभी देखता है कि दुनिया में कहीं ज्ञान उपजा है और इस ज्ञान से हमारी भाषिक परंपरा के लोगों को अवगत होना चाहिए, उसमें अनुवाद करते हैं। आपकी यह चेतना को आज जो हम ये हमारे 5 विशेषज्ञ उद्बुद्ध करेंगे, इन सब का आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत के साथ यह मांग भी रखता हूँ कि आगे के दिनों में जब कभी हमें इनकी ज़रूरत हो, आप सबके लिए और अपने लिए भी, तो ये कभी हमें ना न कहें। ये आप सबकी ओर से भी यह निवेदन करता हूँ। आप इसको एक इस तरह की शुरुआत में देखिए कि आज विश्व अनुवाद दिवस है। आप सब जानते हैं कि संत जेरोम की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने पहली बार हिब्रू हैं, उनकी गंभीरता देखिए, 4वीं शताब्दी के अनुवादक थे और हिब्रू से उन्होंने पहली बार संत जेरोम ने जो अनुवाद किया, उनसे पहले बाइबल के जितने भी अनुवाद थे वे उनमें सेप्टुआगिंट ही थे, जो 70 या 72 लोगों ने मिलकर 70 या 72 दिनों में तैयार किया था और उसी को लेकर चलते थे। लेकिन असली जो मूल हिब्रू है, यद्यपि संत जेरोम को हिब्रू आती थी, मगर यरूशलेम जाकर उन्होंने ये हिब्रू के जो नुआंसेस होते हैं, जो सूक्ष्मताएं होती हैं, उनको सीखा और तब अनुवाद किया। मैं हर अनुवाद दिवस पर अपने विद्वानों से, अभी जो हमारी फैकल्टी मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि हमारे देश में 4 इस तरह के टर्निंग पॉइंट हैं। एक तो उनके समकालीन ही हैं, कुमार जी, जो आधा हिंदुस्तानी और आधा चाइनीज हैं। तो या तो उनके नाम पर, उनके जन्मतिथि या पुण्यतिथि के नाम पर दूसरा टर्निंग पॉइंट आया 16वीं शताब्दी में दारा शुकोर का, और लगभग उनसे पहले तुलसीदास का और दारा शुकोर का, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिन्होंने
अनुवाद की परंपरा शुरू करके और मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद करते हुए और भी कई सारी चीज़ें अनुदित की उन्होंने, और उस अनुवाद से स्वाधीनता आंदोलन की जो एक तीव्रता थी उसको बल मिला। तो हम इस दिशा में भी अग्रसर हैं कि इसमें कोई न कोई हम ऐसा विद्वान चुन लें जिनके लिए अब अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस उनके नाम पर तो घोषित होगी नहीं, तो भारतीय अनुवाद दिवस के बारे में ऐसी कोई यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा जाए कि इस तरह की बात हो। इसमें मैं क्रियाशील हूँ। हम लोग अनुवाद में जो MA कर रहे हैं और करने वाले हैं उनके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। इग्नू में ही था, वहाँ मैंने शुरू कर दिया था, मेरे आ जाने के बाद शायद बीच में बात कहीं अटक गई, कुछ करता धरता वहाँ जिसमें ज्योति जी का योगदान नहीं था, पर जो करता धरताओं को कुछ और चीज़ों की चिंता ज़्यादा थी, क्योंकि वे हमारे यहाँ कुछ जो अति प्रतिभाशाली हैं उसी तरह के प्रतिभाशाली वहाँ भी हैं जिन्होंने इस दिशा में चर्चा की होती तो अब तक हो गया होता। कि UGC की जो परीक्षा होती है उसमें विषय के रूप में अनुवाद को भी जगह मिली। इस जगह के लिए पहली शर्त होती है कि वहाँ अनुवाद में MA हो। हम इतने दिनों में इसलिए यहाँ नहीं कर पाए कि हमारे पास MA नहीं था। इग्नू में इसलिए हमने शुरू कर लिया कि हमारे पास MA था। यदि वहाँ की बात आगे बढ़ी होती तो अब तक वह स्वीकृति मिल गई होती। अब हमारे पास MA है और हम प्राणपण से इसमें जुड़े हैं, इसलिए छात्र छात्राओं के लिए ये संदेश देने का उचित अवसर है जो मैंने आप सबको दिया। आप सबका इस आयोजन में स्वागत है। आप आराम से सुने, भरपूर सुने। वैसे आजकल यह सभ्यता के विरुद्ध है कि सभा में यह कहा जाए, तो फिर भी कहता हूँ कि मैंने अपने मोबाइल को धड़कन मोड में कर लिया है। आप क्या करेंगे ये आप जाने, मगर आपके स्वागत के बाद आप सबकी तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, भारतीय भाषा केंद्र अपनी तरफ से और अनुवाद अध्ययन पूरे परिवार की तरफ से, जिसमें हमारे बच्चे भी हैं और हमारे कलीग भी हैं, सबकी तरफ से अपने पांचों वक्ताओं का, जयप्रकाश करदम जी का, अलेक्सांद्रा जी का, ज्योति जी का, रविकांत जी का, तारा जी का, आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आप सब। बहुत धन्यवाद सर। शब्दों के द्वारा तो स्वागत हो ही गया, आप कुछ थोड़ा औपचारिक स्वागत भी हम करें ताकि हमारी स्मृति लेकर सभी वक्ता जाएं। सबसे पहले मैं अलेक्सांद्रा जी के स्वागत के लिए प्रोफेसर देवशंकर नवीन से निवेदन करता हूं कि उनका एक स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत करें। देखिए ना, ये मैं प्रोफेसर रामचंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि आए और जयप्रकाश करदम जी का स्वागत करें। मैं प्रोफेसर अजमेर सिंह गाजल जी से निवेदन करता हूँ कि रविकांत जी का स्वागत करें।
चौबे सर से निवेदन करता हूँ कि ज्योति जी का स्वागत करें। प्रोफेसर परवेज अहमद सर से निवेदन करता हूँ कि रूमी लश्कर बड़ा जी का स्वागत करें। आप सभी का अच्छा, हाँ, हमारे बीच में एक और हमारे अतिथि भी है, हमारे अपने भी हैं, मानिक जी, जो अपनी माटी पत्रिका के संपादक हैं और वो सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए अपनी व्यवस्थाओं के बीच समय निकाल करके दिल्ली आए हैं, उदयपुर से, डूंगरपुर से। मानिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्तौड़ से। मानिक जी आइए, आपके लिए हम स्मृति चिन्ह हमारे पास, आप कैसे याद रखेंगे हमको? अपनी माटी पत्रिका साहित्य, भाषा और अनुवाद के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। मानिक जी का स्वागत करेंगे विकास। अब इसी क्रम में मैं जो पत्रिका का विशेषांक हमने तैयार किया है, संस्कृतियां जोड़ते शब्द आप देख रहे हैं, अनुवाद विशेषांक, उस विशेषांक के लोकार्पण के लिए मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ, वक्ताओं से हमारे, कि हमारे अंक का लोकार्पण करें। बड़ी मेहनत से हमने तैयार किया है और इस अंक को तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका विकास सुपी की है, जो यहाँ से PhD कर रही है। ये 3-4 महीने का समय इसमें लगा है और हमने देश के सभी हिंदी में लिख सकने वाले विद्वानों से निवेदन किया कि वो अनुवाद के बारे में लिखें और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अच्छा लिखा है। हम और अच्छा करने की कोशिश हमारी थी। मानिक जी, आप भी आइए मानिक जी। देवेंद्र चौबे सर, रामचंद्र सर, राजन सर, मुकेश जी आइए। संपादक तो आप हैं, आप आइए। अच्छा विकास इसमें कई सारे लेख ऐसे हैं जो भाषण के रूप में थे और उसका उसका लिखन करने में बहुत सारे छात्र छात्राओं ने बहुत मेहनत करके उसको लिखांतरित किया है, तो उन्हें भी इसके लिए तो संपादक से संपर्क करना होगा। नहीं, क्योंकि इस पत्रिका की कीमत शायद उन्होंने 400 रखी और पत्रिका 358 पेज की है। देखिए, पत्रिका के संपादक यहाँ पर हैं और हम लोग सिर्फ अतिथि संपादक थे इस अंक तक के लिए, इसलिए पत्रिका की कीमत, विज्ञापन, इन सब फैसलों में हमारी कोई भूमिका नहीं थी।
इस कंटेंट में जो कमियां हैं वो हमारी हैं। जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया है, हमने कोशिश की है, ये जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा मेहनत विकास जी ने की है। इसमें ब्रजेश कुमार यादव और मैं भी शामिल रहे, लेकिन हम सिर्फ अतिथि संपादन में भी अतिथि भूमिका में ही रहे। जो मुख्य भूमिका है वो विकास जी की है। इसके अलावा हमारे एमए और पीएचडी के विद्यार्थियों ने, जैसा नवीन सर ने कहा, कई लेख जो भाषण के रूप में थे उनको लेख बनाने में, एक शोध पत्र बनाने में उन विद्यार्थियों की भूमिका है, जिनमें कई विद्यार्थी हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि किसी का नाम छूट जाएगा तो वो बुरा मान जाएंगे, पर उनका नाम पत्रिका में हमने दिया है। इसको हमने कुछ भागों में बांटा है। जो पहला भाग है वो अनुवाद की सैद्धांतिकी के बारे में है, दूसरा भाग बौद्ध साहित्य के अनुवाद के बारे में है, तीसरा धर्म ग्रंथों के अनुवाद परंपरा के बारे में है, चौथा हिंदी नवजागरण और अनुवाद परंपरा के बारे में है, पांचवा अनुवाद के वैश्विक संदर्भ के बारे में है, छठा राष्ट्रीय एकीकरण और अनुवाद के बारे में है, सातवां मशीनी अनुवाद और कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में है, अगला भाग रंगमंच सिनेमा और अनुवाद के बारे में है, उससे अगला हिस्सा अनुवाद और सत्ता विमर्श पावर डिस्कोर्स उसके बारे में है, और जो इन सारी श्रेणियों में नहीं आ पाए उनको हमने अनुवाद की विभिन्न छवियां शीर्षक से शामिल किया है। और हमने कोशिश की है कि इसमें अनुवाद का कोई महत्वपूर्ण पक्ष छूटने ना पाए। अनुवाद के क्या नए अध्ययन क्षेत्र हो सकते हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी हमेशा पूछते रहते हैं कि सिनॉप्सिस का टॉपिक बता दीजिए, किस विषय पर काम करें। तो हमने संपादकीय में इस बात को शामिल करने की कोशिश की है कि अनुवाद अध्ययन के नए क्षेत्र क्या हैं, कहाँ पर शोध की संभावनाएं हैं, उनको हमने रेखांकित करने की कोशिश की। और हर लेख अनूठा है, इसमें बहुत सारे लोगों के लेख हमको अस्वीकृत करने पड़े, बहुत सारे मित्रों का, विद्यार्थियों का, कलीग्स का तरह तरह का दबाव झेलना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लेख अस्वीकृत हुए। और जिनके स्वीकृत हुए हैं उनमें निश्चित तौर पर कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री थी उसमें से सबसे अच्छी सामग्री को हम आपके सामने लेकर आए। बाकी इस अंक कैसा बन पड़ा है ये सब आपकी समीक्षा के बाद, आपकी टिप्पणी के बाद हमको पता चल सकेगा। ये 320 रुपये में डिस्काउंटेड प्राइस माणिक जी की तरफ से ये बाहर उपलब्ध है। जो हार्ड कॉपी नहीं खरीद पाए वो शायद 2-4 दिन में ये उनकी वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध होगा सॉफ्ट कॉपी के रूप में। वहाँ से आप इंटरनेट से ये अंक पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग सहेज के रखना चाहें तो निश्चित तौर पर हार्ड कॉपी का अपना महत्व है, वो देख सकते हैं। अब मैं हमारे वक्ताओं को एक एक कर आमंत्रित करूंगा और हम उस ज्ञान की महासागर में प्रवेश करेंगे जो अनुवाद के माध्यम से, अनुवाद अध्ययन, अनुवाद चिंतन के माध्यम से हमारे सम्मुख आने वाला है। अनुवाद की दुनिया इतनी बड़ी है, पहले मैं सोचता था कि शायद जैसे जिस तरह से सरकारों का और हिंदी विभागों का रवैया होता है अनुवाद के प्रति, उसको दोयम समझा जाता है, या साहित्य के तमाम विभागों द्वारा। बात महसूस हुआ कि ये साहित्य के विभाग तो या सरकार की जो नीतियाँ हैं वो तो बहुत सीमित दायरे में होती है। अनुवाद का दायरा तो बहुत विस्तृत है, इसके अंदर सब कुछ शामिल है, दुनिया की तमाम संस्कृतियों से जोड़ने का काम करता है। ऐसे एक विशद क्षेत्र में आकर के निश्चित तौर पर गौरवान्वित महसूस हो रहा है, और हमारे वक्ता इस भाव को और बढ़ाने का काम करेंगे और वे हमें अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा कराएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ असम से, और मैं आदरणीय रूमी लश्कर बराजी से निवेदन करता हूँ। रूमी जी असमिया की बहुत बड़ी कथाकार हैं, उनके 1 दर्जन के आसपास उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, उनकी किताबों के दूसरी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए, नेपाली में अनुवाद हुए। वे स्वयं भी अनुवादक हैं, वो असमिया, हिंदी, नेपाली कई भाषाओं में स्वयं भी अनुवाद करती हैं, और उनके माध्यम से निश्चित तौर पे असमिया साहित्य में अनुवाद की क्या स्थिति चल रही है, क्या दशाएं हैं, उनके बारे में हमको जानने को मिलेगा, और साथ में हिंदी से असमिया का क्या संबंध बन रहा है। आदरणीय रूमी जी।
डर लग रहा है। आप हमसे आप लोगों का क्षेत्र बहुत विशाल है। जो भी हो, यहाँ आए तो मैं गंगा जी और माननीय नवीन जी का जो लेक्चर सुना तो मेरे हिसाब से मैं भी वही कहने वाली थी, क्योंकि आप सब लोग ये अनुवाद पर काम कर रहे हैं, मुझे ये जानकारी मिली है और ये जो इतना बड़ा अनुवाद को लेकर के पत्रिका हमको थोड़ी देर पहले उन्मोचन करने को मिली है, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैंने ऐसे पृष्ठ पलट लिया था तो देखा अरे बाप रे इतना अच्छा लेख है इधर। तो मैं कुछ सोचा सा इंसेक्ट्स जैसे इस क्षेत्र में, तो जो भी हो, लेकिन हमारा अपना अपना अनुभव होते हैं, हमारा अपना अपना कर्म का क्षेत्र होते हैं। इसी बेस पर मैं आप लोगों का सामने थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। अनुवाद तो ऐसा एक पुल है, जैसे कि एक भाषा का, एक संस्कृति का, दूसरे भाषा का, दूसरे संस्कृतियों का बीच का एक पुल है। जो पुल मजबूत हो, अगर वो पुल मजबूत हो, मजबूत का मतलब है भाषा का जो भाषांतर होता है या भावांतर होता है, जो पुल हो ये अगर स्मूथ ना हो, ये अगर सही ना हो, तब क्या होता है वो पुल बिखरा बिखरा जैसा लगता है। तो असलियत समझने में, असलियत जानने में थोड़ा सा दिक्कत होते हैं। आप लोग सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं, इतिहास गवाह है, क्योंकि राजा महाराजा का दिनों में ही ये अनुवाद बोलते आ रहे थे, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य तक, एक देश से दूसरे देश तक संदेश भेजने के लिए क्या होता है, एक राजसभा में, राज दरबार में क्या होता है, दो भाषियों का मदद लेना पड़ता है, लेकिन ये सब लिखित रूप में नहीं था। आज तो सेंट जेरोम का जन्मदिन यहाँ पे मान रहे हैं हम, तो एक्चुअली वो जो अनुवाद होते थे वो लिखित रूप में नहीं थे, लेकिन सेंट जेरोम को भी तो पहला अनुवादक माना जाता है। इसका बाद विल्सन इसको माना जाता है, वो भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। और हमारा आसाम में क्या होता है, हमारा आसाम में हुआ था 15वीं सेंचुरी में। 15वीं सेंचुरी में आसाम का, यहाँ पे कोई आसाम का लोग है क्या? नहीं है शायद। आसाम में हमारा माधव कंदली उनका नाम है। माधव कंदली ने रामायण रचना, रामायण अनुवाद किया था। जो लोग नहीं जानते थे, पहले संस्कृत का रामायण जिस लोगों को नहीं पता था, उन लोगों को ये समझ में आया था रामायण माधव कंदली ने ही रचना किया था। मतलब इसका मतलब यही है, रामायण का अनुवाद इतना सुंदर हुआ, इतना अच्छा हुआ, किसी को नहीं लगा था वो रामायण वाल्मीकि ने लिखा गया रामायण था। अनुवाद का मजबूती, अनुवाद का अहमियत ऐसा है। अगर अनुवाद सही नहीं होते, अगर अनुवाद का परिभाषा ठीक तरह से नहीं होते हैं, तब अनुवाद नहीं होता है। मुझे एक कहावत मिली थी, शायद चाइनीज से आया था, इसका इंग्रजी रूप ऐसे मिली थी, ट्रांसलेशन लाइफ इज ए वुमेन either faithful or beautiful but not good। ये शायद ऐसा होता था, जो लोगों ने ये बात कही थे तो उनको शायद ये लगा था, ये अनुवाद पढ़ा था, दो तीन भाषा वो शायद जानते होंगे, लेकिन ओरिजिनल से और भाषांतर जो हुआ है, वो जो पढ़ा था उसको लगा था ये सही अनुवाद नहीं हुआ था, क्योंकि जो लोग दो भाषा को पढ़ चुके हैं तो उसका जो अंतराय होता है, जो विभेद होता है, जो थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, वो समझ में आ जाते हैं। हमारा असम का तो एक बहुत बड़ा सिंगर था। अनुवाद का बारे में मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ। असम में एक बहुत बड़ा सिंगर था, सुरकार था, गायक था, वो इंटरनेशनल फिगर था, उसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका। उसको शायद यहाँ पे हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, कोई सुनता।
ओके, मैं उनका गाना का बहुत सारे भाषा में अनुवाद हो चुके थे। तो अनुवाद उसका गाना का जो महत्व है, उसका गाना का जो भाव है, उसका भावनाएं है, उसका गाना का जो सीमा का अतीत है, इसको लेकर अनुवाद कैसा हुआ। मैं थोड़ा सा सुर के गाऊं, सुर दे के गाऊं, लेकिन मेरा सुर पे मत जाइए, ओके। उसने ओरिजिनल था इसका हिंदी रूपांतर है विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हूँ क्यों। ये जो ओरिजिनल था हमारा आसामीज में, हम सबको ये मानना ही पड़ा। इसका जो हिंदी रूपांतर हुआ, हिंदी भावांतर हुआ, एकदम सही निकला, क्योंकि इसका मूल का कोई विपरीत नहीं हुआ था। और एक इसका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। इसको क्यों देना चाह रही हूँ, अभी आप लोगों को बता रही हूँ। मानो है मानो हर बाबे जो भी है अपन ना भावे अपनी सहानुभूति रे भाविब कोने नकोआ समनिया मानो है मानो भावे। इसका हरिनारायण जी ने गाया था। इसका लेकिन हिंदी का जब रूपांतर किया है, भावांतर किया है, तब ऐसे लिखा गया, तुम हो निगाह में, तुम ही दिल की सदा में, तुमसे किसी ना पाए जिंदगी मेरी भी तो बंधो। ऐसा हो गया है। मतलब ये तो होना चाहिए था, मनुष्य मनुष्य के लिए है ना, ऐसा होना चाहिए हमारा ओरिजिनल जो था, लेकिन हुआ नहीं है। क्यों हुआ नहीं है? अगर मनुष्य मनुष्य के लिए है, ऐसे ही शब्द बाय शब्द, वर्ड मतलब वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस अगर भावांतर किया जाए, तो इसका हिंदी का रूपांतर जब होगा तब ये ओरिजिनल को तो ये सही लगेगा, लेकिन उसका जो हिंदी में जो मिठास आना चाहिए, हिंदी भाषा का जो फ्लेवर होना चाहिए, सुरों का जो लय होना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ऐसा हो गया था। और एक ऐसा होता है, सबको ये शायद पता है, क्योंकि ये जो भाषा का, ये जो गाना का इसका जो भाव है, इसका जो महत्व है, ये सब देश देश में, राज्य राज्य में, सब जगह में ये सब होता है। तो क्लासिफिकेशन का भी एक है। हे आना हे आना हे आना हे आ हे आना हे आना हे आना हे आ हे दुला हे दुला हे दुला हे कबे कबाते बाते को ही आई जाए मोई बोर बोर मानो और दुला हे दुला हे दुला। इसको जब हिंदी रूपांतर किया गया था, आके बाके राजपूत कान्हे लिए जाते हैं राजा महाराजाओं के डोला हे डोला हे डोला हे रिहासा लाई के पसीना बहाई के डोराते हे डोला हे डोला हे डोला। ये ऐसा होता है सब लोगों का, हिंदी भाषियों का हो या अन्य भाषियों का हो, सब देश देश में ऐसा जो क्लासिफिकेशन का विभेद है, भाव है, ये सबका भावनाओं में एकात्म हो जाते हैं। इसीलिए इसको जो भावांतर किया गया है, रूपांतर किया है या भाषांतर किया गया है, इसको मतलब ऐसे ही रखा गया। मतलब कहीं क्या होता है, ओरिजिनल शब्द से अपना दूसरा भाषा का शब्द बहुत मिलते जुलते हुए हैं, लेकिन कभी कभार ये होते हैं
जो अपना दूसरा देश में जो मिलता है, जो संस्कृतियों का, जो भाषा का, जो इतिहास में, जो रीति रिवाज में जो मिला जाता है, वो दूसरा देश में नहीं होता है। जैसे मैं अभी ये सादर मेखला पहन रही हूँ, अगर हमारा असम का कोई कहानियाँ मैं तो ट्रेडिशनल दूंगी ही ना, क्योंकि कई भी कवि साहित्यिक तदनीतन समाज को उपेक्षा करके, अपना कला संस्कृति को, भाषा को उपेक्षा करके सृष्टि नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी जो ये सादर, इसको सादर कहते हैं, इसको मेखला कहते हैं। अगर इसको मैं सादर मेखला बोलूँगी तो हिंदी में क्या बोलेगा? हिंदू में साड़ी बोलेगा या सादर मेखला बोलेगा? कभी कभी मैं अनुवाद करते वक्त ये सब का मुझे प्रॉब्लम दिखाई दिया था, मतलब प्रॉब्लम में सामना करी थी। तब क्या करती हूँ, कभी कभार ये करती हूँ, जैसे कि हमारा देश का अगर राज्य का सादर मेखला मैं दूसरे राज्य को पहुँचाना चाहूँगी तो मुझे तो ओरिजिनल रखना ही पड़ेगा ना। तो मैं कभी कभार ये करती हूँ, सादर मेखला है, ये पहना हुआ है उनके ऐसे सादर मेखला, तो ब्रैकेट में बंधनी में क्या कहती हूँ, आसाम का लेडी जो ट्रेडिशनल पहना हुआ ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, ऐसे भी कभी कभार कर सकते हैं। बहुत सारे क्या होता है, ऐसे जब कहने आती हूँ ना, तब बहुत सारे भाव ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, बैलेंस खो जाती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत पॉइंट को ही मैं पॉइंट आउट करके मैं बोलूँगी। और ये बहुत जैसे कि एक ने बोला, होमर का जो इलियाड और ओडिसी है, वो 2-3 लोगों ने उसको ट्रांसलेशन किया था, लेकिन किसी का ट्रांसलेशन ओरिजिनल से खराब हो गया है। उमर खयाम को ही ले लो, उमर खयाम का एक बहुत पॉपुलर पोएम्स का एक पंक्तियाँ थे, ओरिजिनल तो क्या थे मुझे पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ने को मिले थे, ईट ड्रिंक एंड मैरी फॉर टुमारो यू डाई। हमारा आसामीज में इसका ट्रांसलेशन हुआ था, लाइन एक ही है, लेकिन उस लाइन को लेके, उस भावनाओं को लेके हमारा आसामीज में ट्रांसलेशन किया था आनंद अग्रवाल ने। धरा प्रियतम प्राणर पियला जीवन मदिरा भराई दिया, अतीत भविष्यत सुख दुख भय आजिर भावना टुटाई दिया, आजिए दिया कालिলৈ किय, कोने जाने काली की हब, हजार हजार बছर बियपा हयतो अतीते सामरि थब। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं हमारा आसामी भाषाओं का जो फ्लेवर है ये आप लोगों को तक पहुँचाना चाहती हूँ, चाहे ना समझे, लेकिन समझने के लिए कोशिश तो करेंगे ना। ऐसे ही तो भाषा एक दूसरे का हम लोगों का एक्सचेंज होगा। इसका मतलब है धरा प्रियतम प्राणर पियला, मतलब ऐसा है, हे प्रिय ये पियला पकड़ो, जीवन मदिरा भर दो, यहाँ पे जीवन मदिरा भर दो, आज ही दे दो, कल क्यों रहना चाहती हूँ, कल के लिए क्यों बाकी रहना चाहती हूँ, क्योंकि कल हम रहूँ या ना रहूँ ये किसको पता है। इसका मतलब है यही है। और एक है हमारा असम में क्या होता है, जब अनुवाद का शुरुआत होता है धर्म का ऊपर ही हुआ है। हमारा असम में जब भाषा को लेके संकट हुआ था 19वीं सेंचुरी में, तब जब ब्रिटिशों का राज था, तब क्या होता था, हमारा भाषा असमीज भाषा ये ओरिजिनल भाषा नहीं है ये बोल के बंगाली लोगों का साथ, कोई बंगाली लोगों का साथ मिलके असमीज भाषा को थैंक यू अभी मैं तुरंत फिनिश कर देती हूँ। क्या हुआ था, कोर्ट कचहरी से ये इसको हटा दिया था। तब ये जो क्रिश्चियन मिशनरी था उन लोगों ने क्या किया था, ये आसामीज भाषा को प्रसार करने के लिए उन लोगों ने बाइबल को, आसामीज उन लोगों ने सीख लिया था, बाइबल को आसामीज भाषा में लिख के वो क्रिश्चियन धर्म को प्रसार करने के लिए बाइबल को आसामीज भाषा में फैला दिया था। मतलब आसाम का लोगों ने बाइबल का ज्ञान भी लगा, उन लोगों को बाइबल का ज्ञान भी प्राप्त हुआ और अपना भाषा का
रक्षा करने का भी एक मौका मिला, क्योंकि और थोड़ा मैं माधवदेव का भी एक भाषा का हमारा नाम भाषा का जो आचार्य विनोबा भावे ने उसका ऊपर बहुत बड़ा कमेंट दिया था। ये भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बाद में भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं और मुझे इतना देर तक आप लोगों ने सुना झेला, इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आभारी हूँ गंगा मीना जी को, मीना जी से प्लस हिंदी डिपार्टमेंट का इस JNU का, क्योंकि मुझे बुलाया और आप लोगों से ये मुलाकात होने का ये मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे यहाँ अभी आना कोई ज़रूरी था नहीं, पर बीच में ये बात सब तक चली गई है, तो आगे ये एक्सटेंड न करे। बड़े बड़े विद्वान इस तरह की गलतियाँ कर जाते हैं, तो किसी पश्चिमी विद्वान ने ऐसी गलती यदि कर ली है, तो मैं सामने बैठे और इधर भी बैठे अपने सभी अनुवाद चिंतकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल लिखते समय कुछ चीज़ें चली जाती हैं, ये बहक जाती है, तो उसमें जिस किसी भी पश्चिमी विद्वान ने इस तरह की अनुवाद के संबंध में घोषणा की है कि अनुवाद वह पत्नी है जो विश्वसनीय होगी तो सुंदर नहीं होगी, सुंदर होगी तो विश्वसनीय नहीं होगी, जो अम्मी जी ने अभी रूमी जी ने कहा है। मैं रूमी जी से भी निवेदन करता हूँ और आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी मुझे इस समय याद नहीं है उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने पश्चिम के जिस विद्वान ने अनुवाद के संबंध में एक से एक भद्दी टिप्पणी किसी अनुवादक ने कर दी है। उसमें से एक टिप्पणी याद हुई है। अनुवाद का मूल उद्देश्य है कि कहीं पर ज्ञान उपजा है वो मेरी भाषा के लोगों को मालूम होना चाहिए, और उसमें यदि सुंदर कोई अनुवाद नहीं होता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका सुंदर अनुवाद कर ले। प्रेमचंद के गोदान का कोई एक अनुवाद थोड़े हुआ है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का कोई एक अनुवाद थोड़े हुआ है। जिस किसी को ऐसा लगता है कि वह अनुवाद सही नहीं हुआ, अनुवाद हो कमजोर भी हो, थोड़ा सा बोझिल भी हो, अनुवाद होगा। अनुवाद का मूल उद्देश्य है ये क्या कहते हैं, इधर से उधर जाना। ट्रांसलेशन शब्द जिसके लिए हिंदी में हम लोग अनुवाद का उपयोग करते हैं, गलत करते हैं। अनुवाद ये ट्रांसलेशन का सही जो शब्द उसके लिए समानार्थी हिंदी में है वो भाषांतर है, और ट्रांस जहाँ से लिया गया है वो लैटिन शब्द है। अनुवाद शब्द तो हमारे उपनिषद से लेकर और भर्तृहरि होते हुए बहुत पुराना है। ट्रांसलेशन जिस लैटिन का शब्द है वह भाषा ही तब नहीं थी जब हमारी भारतीय परंपरा में अनुवाद शब्द था। अब ऐसे में किसी व्यक्ति ने यदि इस तरह से कह दिया है तो होता क्या है, गलत चीज़ों का प्रचार ज़्यादा होता है। मेरा आप सभी अनुवाद के संबंध में सोचने समझने वाले और इधर के भी अनुवाद चिंतकों से मेरा निवेदन है कि इस तरह की उक्ति जिस किसी ने दी है उसको अनुवाद की समझ नहीं है। मैं सही हूँ अलेक्जेंडर, जो ये जो कहा जाता है कि अनुवाद वह पत्नी है जो सुंदर होगी तो विश्वसनीय नहीं होगी, विश्वसनीय होगी, उस आदमी का दिमाग कितना गंदा है ये सोचिए कि उसको उदाहरण देने के लिए पत्नी मिली। तो पत्नी वो उन्होंने स्त्री कहा है, वुमेन कहा है, तो उसका जब हम अनुवाद करेंगे ना तो वहाँ तो उन्होंने अंग्रेजी में तो स्त्री कह दिया क्योंकि वहाँ ठीक है, और दूसरी भाषा में तो स्त्री से संबंधित बात है। हम जब उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उस स्त्री को हमें पत्नी ही कहना पड़ेगा। क्या ज्योति जी? संदर्भ वही है, संदर्भ वही है, क्योंकि दुनिया भर की कोई स्त्री विश्वसनीय नहीं हो तो मेरा क्या लेना, मेरा लेना देना तो पत्नी से, मेरी पत्नी मेरे लिए विश्वसनीय है या नहीं। तो ये इस तरह का उपयोग आप सब मैं क्षमा याचना के साथ रूमी जी से भी निवेदन करता हूँ कि आगे कहीं पर इसको कोर्ट में अपने लेखन में करें और न किसी भाषण में करें, क्योंकि ये बहुत ही खराब उदाहरण है।
और इससे अनुवाद के संबंध में कोई सही राय नहीं बनेगी, और उस व्यक्ति की राय तो एकदम ही नहीं बनेगी जिसने पहली बार अनुवाद संबंधी भाषण सुना है। तो उनको यही सब बात लेकर के वे फिर दूसरी तरफ और दूसरे लोगों में उसको एक्सटेंड कर देंगे। मैं बीच में मैंने इंटरप्ट किया गंगा जी से, रूमी जी से और आप सब से क्षमा याचना करता हूँ, पर मुझे ये कहना जरूरी था। सॉरी। धन्यवाद। रूमी जी के वक्तव्य से पता चला कि अनुवाद सिर्फ दो संस्कृतियों के लोगों को साथ में नहीं लाता, बल्कि जो यूनेस्को ने अनुवाद को लेकर के बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू की है, उसका उद्देश्य है कि अनुवाद विविधताओं को बचाने में मदद करता है। जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको बचाने में, संरक्षण करने में मदद करता है, ऐसा हमें आभास हुआ। अब मैं आदरणीय जयप्रकाश करदम जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। जयप्रकाश करदम जी से आप सब परिचित हैं क्योंकि उन्होंने हर विधा में लिखा है, कहानी, कविता, उपन्यास। सर को इसलिए हम पहले बुलवा रहे हैं कि सर को इसके बाद एक वाइवा में जाना है और उनकी व्यस्तता की वजह से, और हमारे लिए सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। जब मैं दलित साहित्य पर एमफिल कर रहा था तो तभी मुझे मालूम हुआ कि हिंदी में पहला दलित उपन्यास छप्पर वो आदरणीय जयप्रकाश करदम जी का ही है। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर भी रहे हैं और महापंडित राहुल साहित्य पुरस्कार और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय सम्मान जैसे महत्वपूर्ण सम्मान भी उनको मिले हैं। आदरणीय जयप्रकाश करदम जी। इधर सम्मानित एक एक का नाम नहीं होगा, सभी अपने हैं, सभी को एक साथ संबोधित कर रहा हूँ। और आप सब मैं संबोधन में जो 1 मिनट लगेगा उसे बचाना चाहता हूँ, वक्तव्य में जो हो रहा हूँ, इसलिए सबसे माफी चाहता हूँ। अभी हमने रूमी जी का एक बहुत ही एक तरह का एक बिल्कुल भाव विभोर कर देने वाला वक्तव्य हमको, और हम अनुवाद के सिद्धांत की दुनिया से अलग हट करके और बिल्कुल अनुवाद हमें कहाँ ले जाता है, किस तरह